हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 16 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन से पहले जान लेते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होती ना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, अभी यूएसए और यूके द्वारा हौथीज रिबल है ना, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है हमन में, जो एक्टिविस्ट ग्रुप है जो हमन में एक्टिविटी करता रहता है टेररिज्म से संबंधित, उसको यूएसए और यूके द्वारा उस पर अटैक किया गया है, जॉइंट अटैक किया गया है, जिससे काफ़ी उनको नुकसान हुआ है। तो इससे संबंधित एक न्यूज़ आई है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से संबंधित एक स्टेटमेंट दिया था। एक डिसीजन में बताया था सुप्रीम कोर्ट में कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी होनी चाहिए, जिसमें 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर होने चाहिए, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये 3 मेंबर होने चाहिए। बट अब पार्लियामेंट एक्ट लेके आई और उसमें पार्लियामेंट एक्ट में बताया कि इसमें प्राइम मिनिस्टर जी और लीडर ऑफ अपोजिशन तो होंगे, साथ में जो तीसरा मेंबर होगा वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं होंगे, उसकी जगह कोई यूनियन मिनिस्टर होगा। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे, बट अभी के लिए इस पर जो स्टे लगाएंगे वो अभी स्टे नहीं लगाएंगे। अभी ये एक्ट है वो रहेगा, बट इस पर हम आगे सुनवाई जरूर करेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। ये तो टॉप न्यूज़ थी। चलते हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है वो है अटल ब्रिज से संबंधित। तो अटल ब्रिज न्यूज़ में क्यों है? अटल ब्रिज, इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL भी कहा जाता है। अटल ब्रिज को क्या कहा जाता है? अब अटल ब्रिज को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL भी कहा जाता। पहले इसका नाम MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक था, बाद में अटल जी को ट्रिब्यूट करने के लिए अटल सेतु कर दिया गया। तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक आए या अटल सेतु आए, दोनों एक ही है। ठीक है, ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। भारत का भी सबसे लंबा पुल है और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो अटल है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, तो ये अटल ब्रिज है या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। बट ऐसा क्वेश्चन आ जाए भारत का सबसे लंबा रिवर पुल कौन सा है, तो वो नहीं है। रिवर पुल कौन सा है, तो वो नहीं है। बाकी भारत का सबसे लंबा पुल है वो यही है। ठीक है, इसका भी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, इसलिए न्यूज़ में क्यों न्यूज़ है। अटल ब्रिज जिसका अभी मुंबई में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, इसलिए ये न्यूज़ में। तब इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा बहुत डिटेल में देखते। तो ये 22 किलोमीटर तक लंबा है। 22 किलोमीटर तक लंबा भारत का सबसे लंबा पुल है। 22 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें 16.5 किलोमीटर सी पर है और 5.5 किलोमीटर है वो लैंड पर है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा पुल है इसे। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये मुंबई में एक जगह है सेवरी। ये देखो सेवरी है। सेवरी से नई मुंबई में चिरले, मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा। और मुंबई में कौन से पॉइंट है? मुंबई में है सेवरी और नई मुंबई में है चिरले। मुंबई की सेवरी को नवी मुंबई के चिरले तक जोड़ेगा। ठीक है जी, ये चीज़ याद रखना। मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई के चिरले तक जोड़ेगा। ये देखो पूरा मुंबई सेवरी, नवी मुंबई, चिरले, ये पूरा जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक आपको पता चलेगा मुंबई की सेवरी को नवी मुंबई के चिरले तक ये समाप्त होगा। ये वर्ल्ड का 12वां, विश्व का 12वां, ठीक है, भारत का पहला, विश्व का 12वां सबसे लंबा पुल है। वर्ल्ड का ये पहला नहीं, वर्ल्ड का ये 12वां सबसे लंबा पुल है। किसको जोड़ेगा? मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। मुंबई में कौन सी? सेवरी। नवी मुंबई में कौन सा? चिरले। ये पॉइंट इसका लोकेशन में आप देख लो, ये मैप है, ऐसे बना हुआ है। ठीक है जी, अब एक बार अटल सेतु के बारे में भी एक बेनिफिट क्या होंगे वो देख लेते हैं। बेनिफिट की बात करें तो इसमें तो टाइम कम लगेगा। पहले लगता था 2 घंटे का टाइम लगता था, यहाँ से घूम के जाना पड़ता था तो टाइम लगता था 2 घंटे का। बट ये टाइम को कम कर देगा, अब टाइम लगेगा 20 मिनट का। कितना टाइम कम हो गया? 20 मिनट का अब टाइम लगेगा। पहले लगता था 2 घंटे का टाइम, 2 आवर का टाइम लगता था, जो कि अब टाइम लगेगा 20 मिनट का। तो ये बेनिफिट होगा। और बेनिफिट क्या? कनेक्टिविटी बेहतर करेगा। जो मुंबई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके बीच में कनेक्टिविटी बेहतर करेगा। कनेक्टिविटी बेहतर होगी इससे, तो टाइम कम होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही साथ में इसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर ऐड किए गए। जैसे क्या क्या फीचर ऐड किए गए? इससे जंग नहीं लग सकती। ऐसे इसमें जो यूज़ किए गए ना इंस्ट्रूमेंट, उसमें जंग नहीं लगेगी। साथ ही साथ में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इंटेलिजेंस सिस्टम ऐड किया गया है। इसमें स्पीड के लिए सिस्टम ऐड किया गया, स्पीड ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए भी सिस्टम किया गया। लाइव कैमरा लगाए गए ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना वगैरह होती उसकी सुविधा पहचान कर सके। इसमें इमरजेंसी के लिए कॉल बॉक्स लगे हुए, अगर कुछ भी हो जाए तो आप इमरजेंसी कॉल कर सकते हो।
और हाईटेक सिक्योरिटी इस पे लगी हुई है। इसमें टोल लगा हुआ है ताकि टोल टैक्स के माध्यम से जो पैसे लगे 17,000 करोड़ पैसे लगे तो उसे रिकवर किया जाए। तो ये पूरा अटल ब्रिज से संबंधित था। क्या देखा अटल ब्रिज से संबंधित? तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया गया है। इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और भारत का सबसे लंबा पुल है। 22 किलोमीटर इसकी दूरी है। ये 6 लेन हाईवे है। इसमें 6 लेन में हाईवे बना होगा। 16 किलोमीटर लैंड सी पे, 5 किलोमीटर लैंड पर है। सबसे लंबा पुल है। मुंबई की सेवरी से नवी मुंबई की चिरले तक जोड़ेगा। 12वां सबसे लंबा विश्व का पुल है। बेनिफिट टाइम कम होगा, 2 घंटे का जो टाइम है वो रिड्यूस करके 20 मिनट में पूरा किया जाएगा और कनेक्टिविटी बेहतर करेगा। कहीं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट फीचर भी लगाए गए इसमें। इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम है, वीडियोग्राफी है, कॉल के लिए सिस्टम है। तो इसलिए बहुत ही हाईटेक ये पुल है, बहुत अच्छा। ये बेनिफिट भी इसमें बहुत ज़्यादा होंगे। तो नेक्स्ट एक रीजन दिया गया है, लोकेशन है, उसको बस लोकेशन को याद रखो कि ये रीजन किससे संबंधित है। इसका नाम है बेलगोरोड। बेलगोरोड जो एरिया है, रीजन है, ये कौन से देश का है? तो बेलगोरोड है वो रसिया का है। बेलगोरोड, ये रहा बेलगोरोड मैप में, कौन से देश से संबंधित है? रसिया से संबंधित। न्यूज़ क्यों है, क्या है? कुछ भी नहीं है। बेलगोरोड रसिया का। बेलगोरोड कहाँ का है? रसिया का। बेलगोरोड कहाँ का है? रसिया का। बेलगोरोड कहाँ का है? रसिया का। इतना सिंपल सी बात याद रखो, बस खत्म बात। बेलगोरोड रसिया का है, ठीक है। इसे बेलग्रोड या बेलग्रोड भी कहा जाता है। कौन सा रीजन है? रसिया का। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है नेशनल यूथ डे से संबंधित। नेशनल यूथ डे 2023, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023। अब राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 के बारे में क्या चीज़ें देख लेते हैं। न्यूज़ में क्यों है? अभी 12 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ डे मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। 12 जनवरी को इनका बर्थ एनिवर्सरी है। इनकी याद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ दिवस या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। न्यूज़ में एक बार विवेकानंद जी के बारे में देख लेते हैं। तो स्वामी जो विवेकानंद जी है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 12 जन 1863 को इनका जन्म। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, ठीक है जी। अब इनका जो बचपन में नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन में क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। कब जन्म हुआ था? 12 जनवरी को हुआ था। बचपन में नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त। माताजी का नाम था भुवनेश्वरी देवी जी। पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त, इनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम था भुवनेश्वर देवी। ये इनके माताजी का नाम था। इनके गुरु, इनके शिक्षक, इनके टीचर कौन थे? इनके टीचर श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जिनके बारे में जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है ये रामकृष्ण परमहंस जी। तो ये इनके टीचर थे। और 1893 में विवेकानंद जी, जो अभी विवेकानंद जी हैं, पहले इनका नाम था नरेंद्र नाथ, इनका नाम 1893 में इनका नाम विवेकानंद जी रख दिया गया। ये किसने रख दिया इनका नाम? तो ये महाराजा अजीत सिंह थे, खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह थे। इन्होंने इनको नया नाम विवेकानंद जी दिया। 1893 में इनका नया नाम विवेकानंद जी। नेताजी सुभाष चंद्र जी जो बोस हैं, बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको, विवेकानंद जी को, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के निर्माता इनको कहा था। साथ ही साथ बोस ने इनको कहा था कि ये आध्यात्मिक भारत के पिता भी है। इनको आध्यात्मिक भारत का पिता भी कहा और आधुनिक भारत का निर्माता भी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। क्या कहा था? किसने कहा था? आधुनिक भारत का निर्माता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था विवेकानंद जी को, और आध्यात्मिक भारत के पिता भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, वो भी इनको ही कहा गया विवेकानंद जी को। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, इनके योगदान की बात करें, स्वामी विवेकानंद जी के योगदान की बात करें तो इनके योगदान, तो इन्होंने पहले तो धर्म की एक नई समझ दी, जो रिलीजन है उनकी नई अंडरस्टैंडिंग इन्होंने कहा था। इन्होंने क्या कहा धर्म के बारे में? स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि धर्म है ना, उसमें जो रामकृष्ण जी थे, जिनके इनके गुरु थे, उनकी कुछ तो देवी, मतलब गॉड की कुछ अभिव्यक्ति होती है, उसका जो अभी मॉडर्न थिंकिंग उसके साथ में मिश्रण कर लिया कि एक तो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक शिक्षा, और जो प्राचीन जो देवी शिक्षा है उनका इन्होंने मिश्रण कर लिया। और इन्होंने धर्म को है ना मानवतावाद से जोड़ दिया कि धर्म है वो मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए, इसका यूज है ना लोगों की बेनिफिट के लिए होना चाहिए, मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। और इन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया था। अद्वैत वेदांत के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया था। साथ ही इन्होंने चेतना के विज्ञान, धर्म को चेतना का विज्ञान कहा था, मतलब धर्म है वो लोगों की चेतना के लिए, तो धर्म को चेतना का विज्ञान भी इन्होंने कहा था। ठीक है, इन्होंने धर्म की सार्वभौमिक अवधारणा दी थी। इसमें इन्होंने कहा था धर्म की सार्वभौमिक अवधारणा दी थी, ठीक है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, इसमें इन्होंने कहा था कि धर्म है
वो अंधविश्वास हो, हठ धर्मिता, मतलब जो अंधविश्वास होते हैं जिसमें बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने अंधविश्वास है, साथ ही साथ में सुपरस्टिशन, और वो क्या होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि हठ धर्मिता, जो ब्राह्मणवाद है, असहिष्णुतावाद है, इन सब से मुक्त करने की बात करी, क्योंकि अंधविश्वास में विश्वास नहीं होना चाहिए। हठ धर्मिता है, पुरोहितवाद है, ब्राह्मणवाद है, असहिष्णुता है, ठीक है, इंटॉलरेंस है, इन सब से इनको मुक्त करने की बात करी थी। तो धर्म की सार्वभौमिक अवधारणा इन्होंने पेश की थी, ठीक है। और साथ ही साथ कहा था कि लोगों को है ना स्वतंत्रता, सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च खुशी, इसकी ओर फोकस करना चाहिए, ठीक है। और इनका जो पथ था, इनका फोकस था, वो था कि बिना किसी आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, निस्वार्थ कार्य करना है, निस्वार्थ पूजा करनी है, और अनुशासन रख के आप आत्मा की दिव्यता को यानी कि मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन्होंने मार्ग बताया कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो है निस्वार्थ कार्य करो, निस्वार्थ पूजा करो, और मानसिक अनुशासन रख के ही आप है ना मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक नया बताया था। पहले क्या कहते पूजा पाठ कर्म कांड को मुक्ति प्राप्त का मार्ग बताते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुक्ति प्राप्त है वो निस्वार्थ कार्य पूजा करके, आप निस्वार्थ पूजा कार्य करके और अनुशासन रख के आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। और इन्होंने इनका एक और योगदान था कि इन्होंने जो वेस्ट और ईस्ट है ना उसके बीच एक पुल का कार्य किया, एक ब्रिज का कार्य किया। किस प्रकार से, देखो इन्होंने जो ईस्ट का यानी भारत का जो ज्ञान था उसको वेस्ट में पेश किया। देखो योग है, वेदांत है, वो हमारे यहाँ का है, तो योग है, वेदांत है, उसको वेस्ट में उपलब्ध करवाया कि वहाँ पे योग और वेदांत की शिक्षा दी गई। इनके कहने पर इन्होंने जाकर वहाँ पर योग और वेदांत की शिक्षा दी। और साथ ही साथ वेस्ट की कुछ शिक्षा, जैसे वेस्ट की कौन कौन सी शिक्षा, वेस्ट की शिक्षा है प्रौद्योगिकी है, पश्चिमी टेक्नोलॉजी है, पश्चिमी साइंस है, वेस्टर्न साइंस है ना, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और वेस्टर्न में मानवतावाद यानी ह्यूमनिटेरियनिज्म, मानवतावाद के नए मूल्य थे, तो उनको भारत में अपनाने को कहा कि व्यक्तिवाद है, ठीक है, सामाजिक समानता है, न्याय है, महिलाओं के सम्मान है, ये सब भारत में अपनाने की इन्होंने शिक्षा दी। तो इनको वेस्ट और ईस्ट के बीच में, पूर्व और पश्चिम के बीच में पुल का कार्य किया था। तो इनको भारत के ज्ञान का दूत भी कहा जाता है। पश्चिमी दुनिया में भारत के ज्ञान का दूत भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत के योग और वेदांत की पश्चिम में शिक्षा दी और पश्चिम की कुछ अच्छी शिक्षा दे दी। पश्चिमी विज्ञान, पश्चिमी प्रौद्योगिकी, इसकी जो महारत है वो भारतीयों को हासिल करनी चाहिए। भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा लेनी चाहिए, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, मानवतावाद है, इसकी शिक्षा अपनानी चाहिए। इन्होंने नैतिक मूल्य और जीवन के लिए भी कई बातें बताई थी। जैसे इन्होंने प्रेम और सेवा के आधारित नैतिकता पर बल दिया था कि लोगों में एकता होनी चाहिए, लोगों में विश्वास होना चाहिए, लोगों में आसपास में सम्मान होना चाहिए, परमात्मा में विश्वास होना चाहिए, ठीक है। इस सब की इन्होंने शिक्षा दी थी। और इन्होंने एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के महत्व के बारे में बढ़ाया था। इन्होंने धर्म निरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा दिया कि शिक्षा होनी चाहिए, उनमें धर्म का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा पर भी जोर दिया था, धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक शिक्षा पर भी जोर दिया था, ठीक है। और इन्होंने अंत्योदय में क्या होता है, गांधी जी पर इनपे बिलीव करते थे। अंत्योदय में देश का जो अंतिम गरीब है ना, लास्ट जो पुअर है ना सेक्शन, उनको भी अन्न प्राप्त होना चाहिए, उनको भी उत्थान होना चाहिए। जब तक उनका उत्थान नहीं होना चाहिए तब तक विकास है वो निरर्थक है। बहुत अच्छी लाइन, आप मेंस में यूज कर सकते हो इसको। अंत्योदय का जो विचार है इसमें ये कहा गया था कि जब तक देश का जो अंतिम गरीब है उसका उत्थान सुनिश्चित नहीं होता है तब तक विकास है वो निरर्थक है। तो इन्होंने अंत्योदय की भावना को बढ़ाया था कि अंतिम गरीब है उसका भी विकास होना चाहिए। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1 मई 1897 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और ये मिशन कहाँ की थी, इसकी बेलूर मठ में इनकी स्थापना की, जो आज कलकत्ता में ना, कलकत्ता के निकट बेलूर मठ है, वहाँ पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ विश्व धर्म संसद शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद हुई थी। शिकागो में कब हुई थी, ये 1893 में हुई थी। तो वहाँ पर इन्होंने भाषण दिया था और वहाँ पर इन्होंने हिंदू धर्म की और सनातन धर्म को विश्व धर्म के मानचित्र पर स्थापित किया गया। जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है, इसको विश्व पूरे वर्ल्ड के सामने पेश किया था। और वहाँ पर जो हमारे वेदांत के सिद्धांत है, जो हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत है, इनके महत्व, इनके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि हमारे वेदांत और सिद्धांत है, आध्यात्मिक शिक्षा है, उसमें कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है, इस सब के बारे में बताया गया था। और इनके जो विषय भी थे ना, वो राष्ट्रवाद है, संस्कृति है, सहयोगी भागीदारी है, सामूहिक भारतीयता है, इन सब के बारे में इनकी विश्व की जो थीम थी ना, भाषण की जो थीम थी वो भी विश्व बंधुत्व। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो इनका विश्व बंधुत्व का नारा था। इनका जो थीम ही था वो विश्व बंधुत्व, सार्वभौमिक भाईचारे का इनका जो
वो था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। और 1894 यानी 1894 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में। किन्होंने की थी? वो भी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो 1894 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने कुछ अच्छी अच्छी बुक भी लिखी थी, कुछ अच्छी अच्छी कृतियाँ भी हैं, इनकी साहित्यिक कृतियाँ भी है, जैसे कि राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग। ये स्वामी विवेकानंद जी की कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी कृतियाँ भी है, इसको आप याद रख सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी की साहित्यिक कृतियाँ की तो राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, और स्वामी विवेकानंद जी, ये इनकी बहुत अच्छी अच्छी कृतियाँ है, बुक्स है। तो ये पूरा आर्टिकल स्वामी विवेकानंद जी के बारे में था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है WHO ने अभी ICD-11 जो एक पारंपरिक चिकित्सा यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल है 2, उसको लॉन्च किया गया। क्या क्यों न्यूज़ में है? अभी WHO ने ICD-11 एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का मॉड्यूल है, उसे लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने आधारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियल रूप से, जो डिसीज होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, उसके लिए इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज यानी ICD-11 इसका एक ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2 लॉन्च किया है। अब जो ICD है ना, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है, ये जो इसके बारे में बात करें तो ये क्या है? ये एक लैंग्वेज का कोड है, मतलब ये एक कॉमन लैंग्वेज है। ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है, ये एक कॉमन लैंग्वेज है। इसमें जो 12 लैंग्वेज है ना वो यूज़ होती है, और इसमें जो साइंटिस्ट है, हेल्थ प्रोफेशनल है, वो इसका यूज़ करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है ना, जो साइंटिस्ट है, जो हेल्थ प्रोफेशनल है, उनको आपस में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, इसका यूज़ करते हैं। और इस लैंग्वेज को डेवलप किसने किया है? इस लैंग्वेज को डेवलप किया है WHO ने किया गया। तो इसके बारे में बात करें तो इसमें कितने 17,000 यूनिक कोड दिए गए हैं, और इन कोड के माध्यम से, इनमें 11वें संशोधन में 17,000 से ज़्यादा कोड दिए गए हैं, लैंग्वेज दी गई है, उस सब का यूज़ करके, डिजिटल कोड का यूज़ करके ये आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करें। ये पूरी तरह से अब डिजिटल भी है, और इनकी जो कोडिंग है वो इंटरनेशनल लेवल की है। इसमें आयुर्वेद है, हमारा सिद्धा है, यूनानी है, यानी जो हमने पूरा भारत का है ना, आयुष को शामिल किया गया। अभी जो ICD-11 लॉन्च किया है, इस शब्दावली में जो हमारा आयुर्वेद है, इंटरनेशनल कोडिंग के साथ साथ, देखो अंतर्राष्ट्रीय कोडिंग है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय कोडिंग है, इसके अलावा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी चिकित्सा, जो हमारा पूरा आयुष है, उसको शामिल किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कोडिंग के अलावा जो ICD-11 है, उसमें जो पूरी शब्दावली है, इनकी जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, इस सब को शामिल किया गया है। इसके अलावा भी कुछ डिसीज जैसे कि मलेरिया है, इंसोमेनिया है, यानी नींद न आने की बीमारियां, इनको भी शामिल किया गया है। इसका महत्व क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है कि जो हमारी ट्रेडिशनल चिकित्सा है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसको वैश्विक तौर पर मान्यता मिलेगी, उसे बढ़ावा मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने को मिलेगा। साथ ही साथ में एक रूपता देखने को मिलेगी, ठीक है, यूनिफॉर्मिलिटी देखने को मिलेगी कि हमारा जो आयुर्वेद है, जो हमारी यूनानी सिद्धा है, उसको वर्ल्ड लेवल पर एक चिकित्सा टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी, जिसको वर्ल्ड लेवल पे एक मान्यता देखने को मिलेगी। और WHO के अकॉर्डिंग जो ये पूरी जो ट्रेडिशनल शिक्षा क्या होती है, मतलब ट्रेडिशनल चिकित्सा क्या होती है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है, तो WHO के अकॉर्डिंग एक तो पारंपरिक चिकित्सा है, जो विभिन्न जो कल्चर होते हैं, उनके सिद्धांतों पर आधारित, उनके विश्वासों पर, उनके अनुभवों पर आधारित जो ज्ञान होता है, कौशल होता है, जो प्रथाएं होती हैं, उनके आधारित ये शिक्षाएं होती है। मतलब WHO के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो एक नॉलेज, स्किल और प्रैक्टिस के आधार पर होता है। इसमें जो प्रैक्टिस होती है वो बिलीफ के आधार पर होती है, एक्सपीरियंस के आधार पर होती है, और बहुत ही जो पुराने कल्चर है वो इसको संजो कर रखते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है WHO के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा WHO का ICD मॉडल से संबंधित था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये एक क्रेसिडिस्का एडा एक द्वीप है, उससे संबंधित। आपको इसका मैप याद रखना, क्रेसिडिस्का एडा ये कहाँ पर है। तो क्रेसिडिस्का एडा है वो सर्बिया में। न्यूज़ में क्यों है, क्या है, ये अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेना, क्रेसिडिस्का एडा है वो सर्बिया में है, इतना आप याद रखना। क्रेसिडिस्का एडा द्वीप कहाँ पर है, तो सर्बिया में, बस आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वह कतिल यक्षगान मेला से संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है, हाल ही में कर्नाटक के जो हाईकोर्ट है, कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा जो दक्षिण भारत में मोस्टली कर्नाटक में एक मेला आयोजित किया जाता है, जिसे कतिल यक्षगान मेला कहा जाता है।
उसको वापस अनुमति दे दी कि आप पुनः इसे शुरू कर सकते हो। तो दरअसल क्या हुआ था, जो हमारा नॉइज पोल्यूशन रूल है ना 2000 में नॉइज पोल्यूशन रूल लाई गई थी, उस रूल के अकॉर्डिंग जो नॉइज है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रात्रि में ज़्यादा आप नॉइज पोल्यूशन नहीं कर सकते हो। तो ये जो मेला होता है इस दौरान वो नॉइज बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाउडर गाने वगैरह गाए जाते हैं जिससे नॉइज पोल्यूशन होता है। इस वजह से इस पर बैन लगाने की बात की जाती है। कर्नाटक हाईकोर्ट में गया तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो काफ़ी पुराना है, इसे बैन नहीं किया जाना चाहिए, बट जो नॉइज पोल्यूशन के जो रूल है उनको फॉलो करके आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी एक बार इस नृत्य के बारे में देख लेते हैं। ये पहले कहाँ आयोजित किया जाता है, तो कर्नाटक में कहा जाए। कर्नाटक का सबसे बड़ा लोकप्रिय नृत्य है, तो कर्नाटक का सबसे बड़ा लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ आयोजित किया जाता है, कर्नाटक में। ठीक है, इसमें क्या होता है, रात्रि में जो हम फसल है उसे उगा लेते हैं, जो एग्रीकल्चर जो हमारा कृषि होती है उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद में खुली एयर में मतलब किसी खेतों में ये जो नर्तिकाएँ जाती है, पूरे गांव के जो आसपास के लोग होते हैं साथ में जाते हैं, फिर वहाँ पे जो नर्तिकाएँ होती है वो डांस करते हैं। पहले तो इसमें जो पुरुष होते थे, मेल होते थे, वही फीमेल ड्रेस पहन के डांस करते थे, बट वहाँ अब मेल और फीमेल दोनों ही डांस करते हैं फीमेल ट्रेडिशन में। वहाँ जाके नर्तिका रात पूरी डांस करती है, चलती है, जोर जोर से नॉइज आवाज़ें देते हैं अलग अलग प्रकार से। और ये जो धान की खेती होती है उसको संबोधित करते हैं, भगवान को संबोधित करने के लिए ये किया जाता है। इसका जो ओरिजिन की बात करें तो 11 to 16 मतलब 11वीं से 16वीं शताब्दी में ये इसका ओरिजिन माना जाता है। हमारे जो रामायण है, महाभारत है, उन महाभारत की जो कहानियाँ हैं, जो हमारे महाकाव्य, उनकी कहानियाँ उस जो पूरा नृत्य है उसमें शामिल होती है। और इसमें जो पार्थिव सुबा है उसे यक्षगान का फादर माना जाता है, पार्थिव सुबा को यक्षगान का जनक माना जाता है। इसमें 18 यक्षगान के जो प्रसंग है वो शामिल है। इसका उद्देश्य है जो दूर दराज के आसपास के जो लोग रहते हैं, दूर दराज लोग रहते हैं, उनको जादुई नाटक है उसके बारे में बताना, और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर के लिए प्रमोट करना, ये सब इसका नाटक है। इसके दो फॉर्म है, एक तो है मोडू पोलाया फॉर्म, दूसरा है पुडू वोलया फॉर्म। इसके दो फॉर्म है, ईस्ट में मोडू पोलाया फॉर्म और वेस्ट में है वो है पुडू वोलया फॉर्म। तो मोडू लोपाया फॉर्म, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन टफ है, आप देख लेना। मोडू लोपाया फॉर्म और पुडू लोपाया फॉर्म, इसकी दो फॉर्म है। ठीक है, इसके फीचर की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रदर्शन शैली होती है, किसान वहाँ पे जाकर संगीत करते हैं, गीत गाते हैं, नाटक करते हैं, डांस करते हैं। पहनावा आमतौर पर टोपी है, रंगीन चेहरे हैं, पोशाकें पहनते हैं, मालाएं पहनते हैं। कलाकार कई घंटों तक शानदार काया मजबूत आवाज़ के साथ में नृत्य करते हैं। इनके द्वारा पहले पुरुष करते थे, अब महिला और पुरुष दोनों ही मंडली आपस में डांस करते हैं। जैसे ड्रम है और साथ ही साथ में जो कैपलर्स होते हैं, बांसुरी होते हैं, हारमोनियम है, मेडल है, इन सब का यूज किया जाता है इस दौरान में। ठीक है, और इसमें 15 से 20 कलाकार शामिल होते हैं। भागवत होता है, भागवत कौन होता है, जो पूरा जो समारोह होता है उसको हेड करने वाला होता है, उसे भागवत कहा जाता है। ठीक है, तो 15 से 20 कलाकार होता है, मैन होता है, भागवत होता है। यक्षगान में मंडलियाँ होती है, मेला भी कहा जाता है, इन मंडलियों को मेला के रूप में भी जाना जाता है। और पूरे वर्ष ये दौरान प्रदर्शन करते हैं। उडुपी और दक्षिणी जो केरला जो कर्नाटक का किनारा है वहाँ पर ये प्रदर्शन करने का काम करते हैं। तो ये पूरा इससे संबंधित था, कपिल यक्षगान मेला से संबंधित। आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। उसके अलावा आप ये क्वेश्चन भी देख लो। पहले तो हमारे कल के क्वेश्चन की देखें तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट, कृष्ण सागर डैम और मोजाम्बिक चैनल के बारे में। तो पहले में आएगा ट्रू है, ठीक है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है। और कल के लिए है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, बेलग्रेड रीजन कहाँ है इसके बारे में पूछा, ट्रू फॉल्स बताना है। अटल सेतु के बारे में बताना है आपको। ठीक है, इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ कपिल यक्षगान मेला, इससे संबंधित कहाँ आयोजित होता है, ये कर्नाटक में होता है। तो ये भी सही है, कपिल यक्षगान से रिलेटेड भी सही है। ये पूरा इसका बल एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको देखना है। क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में आपको देखना है। इसके अलावा आदित्य L1 मिशन के बारे में बताना है आपको। और ये इनकम इनक्वालिटी के बारे में, तो इसमें आएगा इनकम इनक्वालिटी का जो क्वेश्चन है ना, उसमें दोनों सही है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट है। तो ये पूरा आज की डिस्कशन में इतना था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।